दूर करने वाला तकलीफ रहेगा, तो ये ना कि मैंने नाश्ता पानी की व्यवस्था भी करा दीजिए ना सर, गर्मी के दिन है, ग्लूकोज शरबत ये सब की व्यवस्था रखिए तो लड़का भीड़ लगेगा फिर, तो ये सब नहीं होगा। पढ़ाई से संबंधित जो बात है अगर आप करिएगा तो हम आपका फेवर करेंगे वहाँ जाके। और रूटीन से पढ़ना है। देखिए हमेशा याद रखिए कि हम RRR अपने मन से फार्मूला बनाए थे, RRR रूटीन से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ये जरूरी नहीं कि आप 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, पढ़ भी सकते हैं, कोई घाटा थोड़ा नहीं, जितना पढ़िए उतना फायदा है। लेकिन जितना पढ़ें रेगुलर पढ़ें। अभी ना कि एक दिन 18 घंटा पढ़ लिए, 20 घंटा पढ़ लिए और फिर 4 दिन पढ़वे नहीं किए, फिर 1 महीना पढ़े नहीं। रेगुलर जितना आपका कैपेसिटी है कि हम रोज इतना वहन कर देंगे तो करिए। तो कम से कम 6 घंटे तो पढ़ाई सबको करना चाहिए। अगर आप क्लास के बाद 6 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हैं 1 साल तक, ईमानदारी मतलब फोन का उसमें कोई रोल नहीं बीच में आना चाहिए। किताब पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं पढ़ना है, हार्ड कॉपी पढ़ना है। वो जो PDF ओपन करके पढ़ने की जो आदत है ना, वो बहुत गलत आदत है। ये मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़िए। कोचिंग का नोट्स जो है, दुनिया में किसी भी कोचिंग का नोट्स हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं भैया, सभी नोट्स कहीं ना कहीं का कॉपी होता है। कोई बैठ के तैयार नहीं करता। किताब निकाला, 4 लाइन वहाँ से, 4 लाइन वहाँ से, 4 लाइन वहाँ से, टाइपिस्ट बैठा है टाइप कर दिया। न तो इंटरनेटों पे कई मैटर है भैया, बढ़िया लगा वहाँ से निकाल के डाल दिए। ये मेरा नहीं, ईजन भीजन जितना नाम सुने हैं ना, सब यही काम करता है। कंटेंट पे बैठ के काम होता है, क्या होता है? सब नेचर मैगजीन, लासेंट मैगजीन, जितना भी वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन मैगजीन है साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का, वहाँ से निकाला जाता है मैटर। हाँ, काम करना पड़ता है बेटा, उसके लिए भी मेहनत लगता है। कॉपी करने में भी क्या लगता है? मेहनत लगता है, क्योंकि बाकियों से अलग दिखाना है आपको अपनी कॉपी। हम जो कॉपी बेटा तुमसे अलग की है कॉपी। तो सबसे ओरिजिनल है किताब पढ़ना। हम बार बार बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक का मतलब लूसेंट नहीं होता, टेक्स्ट बुक का मतलब KBC नैनो नहीं होता। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है NCERT किताब प्लस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लेवल का कोई बड़ा प्रोफेसर कोई किताब लिखा है तो वो किताब। जैसे मान लीजिए कि बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास NCERT में भी आता है, और उनका प्राइवेट किताब भी है, मृदुला मुखर्जी के साथ लिखे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। राम शरण शर्मा हो गए प्राचीन भारत, सतीश चंद्र हो गए मध्यकालीन भारत। इसके बाद एक जो युद्ध ना, ठीक है, पता नहीं काहे हमको किताबें पसंद नहीं है, पता नहीं काहे नहीं पसंद है। आप लोग अब टॉपर जब बोलता है भैया तो आप खरीदेंगे ही, हम तो हमको पता नहीं, स्पेक्ट्रम पसंद नहीं आया आज तक, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, भगवान जाने। बिल्कुल भाई, और ये जो आप स्पेक्ट्रम जो आधुनिक भारत का इतिहास, पता नहीं टॉपर्स क्यों इसको पढ़ने की बात करते हैं। एकदम तारतम्यता नहीं, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कोई रिलेशन नहीं है, पढ़ के बोर हो जाएंगे। टॉपर खाली बोला है इसलिए जबरदस्ती उसको एक बार पढ़ जाएंगे आप। हमको पसंद नहीं है भाई, अपना अपना पसंद है, आप पढ़िए, हम रोक नहीं रहे, हम खराब किताब नहीं बोल रहे, तो किताब खराब है पर हमको पसंद नहीं आता, बात खत्म है। अपनी अपनी पसंद की बात है। हम आधुनिक भारत का इतिहास BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा, ये 2 मिला के पढ़ लीजिए, एक प्रश्न मेंस में छूटेगा न एक प्रश्न प्रीलिम में छूटेगा। बिपिन चंद्रा प्राइवेट किताब आधुनिक भारत का इतिहास और BL ग्रोवर का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ जाइए, एकदम नहीं छूटेगा क्वेश्चन। और चाहते हैं कि और उच्च स्तरीय पढ़ा जाए तो पढ़ने को बहुत है, लेकिन अभी हमें सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना। किताबें तो बहुत हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास आप 1 वॉल्यूम में काम चला सकते हैं। और HC वर्मा का मध्यकालीन भारत, HC वर्मा फिजिक्स वाला नहीं, इतिहास वाला HC वर्मा, तो 2 वॉल्यूम, सल्तनत काल का अलग वॉल्यूम और मुगल काल का अलग वॉल्यूम। तो पढ़िए जितना पढ़ना है, वो तो बात अलग है, लेकिन तत्काल तो टेक्स्ट बुक पढ़ना है। एक बात और, कौन क्या पढ़ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। अब ना कि पड़ोसी ललटेन जला के पढ़ रहा है पूरा रात भर, तो जरूरी नहीं कि आप उसको देख के घबरा जाएं कि यार हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आप दिन में पढ़िए, मतलब घबराने से नहीं होता। अगर आप घबरा रहे हैं कि भैया हम एक दिन में GS एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक दिन में ये नहीं बनता,
इसको करने में कम से कम 6 महीना पढ़िए, पहले 6 महीना लगातार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू रोज लगाते रहिए, करीब 100 की संख्या में, कम से कम 100 एमसीक्यू रोज प्रीवियस पेपर का लगाइए और रोज एनसीईआरटी या कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठा के उसको आप डेली 20 पेज कम से कम टारगेट रखिए। 10 पन्ना से कम क्या पढ़िएगा? तैयारी कर रहे हैं एसडीएम और डीएसपी बनने का और आईएएस बनने का और 200 पन्ना न पढ़िएगा, 20 पेज न पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? भीख मांग रहे हैं क्या? भैया कम से कम 20 पेज पढ़ना है रोज और डेली 100 एमसीक्यू लगाना है। करंट अफेयर के लिए एक अखबार और एक मंथली मैगजीन, कोई भी। अभी पूछे सर कौन पढ़े? सब बढ़िया है, कोई पढ़ लो जाओ। एक करंट किसी में ज्यादा है तो एक करंट किसी में कम है, उसके लिए हम सब मैगजीन पढ़े, क्या फायदा है? कोई एक मैगजीन, कोई एक अखबार रोज पढ़िए, 2 घंटे समय करंट अफेयर पे जरूर दीजिए। दूसरा, टेक्स्ट बुक पढ़ने में रोज दीजिए 2.5 घंटा 3 घंटा, जिसमें 20 पेज पढ़ने का रखिए टारगेट। और तीसरा, 100 एमसीक्यू लगाइए। बस इतना काम करिए, 6 महीना तक काम करिए ना, उसके बाद पता करिए कि आपका जीके किस लेवल तक पहुंचा। ऐसे ही मैंने क्लास आ गए, 2 दिन अभी पढ़े नहीं है, छटपटाने लगे कि यार बहुत टफ है जीके। बनाने बैठता हूं 100 क्वेश्चन तो उसमें से 10 क्वेश्चन बनता है, 15 क्वेश्चन सही होता है। टीचर पर वार पे वार कर रहा हूं, क्या भाई हम नहीं हो पा रहा हमसे सर, बहुत मुश्किल है, मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं। हम भी अभी भी सीखते हैं जीके, हम भी जनरल नॉलेज अभी पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। परीक्षा देना होता है मुझे भी, तो सीखते हैं। अब बहुत कुछ नया मिलता है। आसान चीज भी भूल जाता हूं कभी कभी। जैसे आज मैं एक चीज पढ़ रहा था पॉलिटी में, और बहुत इजी चीज है, मैं पहले पढ़ा था पर भूल गया था, नहीं समझे बात। लेकिन देखा तो हमें बिल्कुल कि भाई देखो ये भूला हुआ था, कहीं प्रश्न आता तो गलती कर देता। मैं ऐसी पॉलिटी का एक चीज पढ़ रहा था कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सलाह पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेके बाकी जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन केवल जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, केवल मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति में राज्यपाल से क्या लेता है? सलाह लेता है। तो ये प्रश्न हमें याद था लेकिन मिस कर रहा था कि केवल उच्च न्यायालय के, चूंकि मुझसे मेरा भाई ने सवाल पूछा कि सभी जजों में राज्यपाल से लेता है या केवल मुख्य न्यायाधीश में, तो केवल मुख्य न्यायाधीश में लेता है। तो रिवीजन है, मैं एक एग्जाम्पल लिया, ये प्रक्रिया है। आप भूलेंगे, कुछ सीखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर सीखेंगे, एग्जाम देंगे, फेल होंगे, गलती से क्वेश्चन गलती होगा, ऐसे 1 साल प्रक्रिया चलेगा और जीके में आप लेवल पे थोड़ा थोड़ा आएंगे। समझ रहा है? इसलिए 1-2 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में घबराइए मत कि आपका जीके कमजोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मेरा आपसे आग्रह है, आप जल्दी घबराने लगते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है। लक्ष्मीकांत टॉपर सलाह देते हैं, सब लोग सलाह देते हैं। लक्ष्मीकांत को कम से कम 3-4 बार पढ़िए तो आपको उसका सारा फैक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए तो हम आज शुरू करेंगे स्टूडेंट, संवहन तरंग सिद्धांत। पर्वत निर्माण का कल एक सिद्धांत हमने कर लिया था, संवहन तरंग सिद्धांत। आज दोनों का नोट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी नोट्स मिल जाएगा आपको। आज आपको सब तैयार है, रेडी है, और आपको आज मिल जाएगा इसका भी नोट्स, क्या बोलते हैं, माउंटेन बिल्डिंग में सब भूसन्नति सिद्धांत, इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा आज। संवहन तरंग सिद्धांत हो सकता है कल मिले। कॉन्वेक्शनल वेव थ्योरी यानी संवहन तरंग सिद्धांत, ये दिया किसने दिया भाई? ये दिया T.R. होम्स ने दिया। T.R. होम्स ने दिया संवहन तरंग सिद्धांत। आसान है। T.R. होम्स का मानना था, T.R. होम्स का मानना था कि जमीन के अंदर कई प्रकार की तरंगें चलती हैं। जमीन के अंदर कई प्रकार की तरंगें, कल भी बताया था मैंने, अंदर में
इतनी गर्मी है कि कोई भी ऐसा पदार्थ है नहीं है जो सॉलिड में रहे, सब लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं। और अंदर के गर्मी की वजह से वेव फॉर्म में वो क्या करने लगते हैं, घूमने भी लगते हैं। वेव फॉर्म में क्या होते हैं, घूमने भी लगते हैं। समझ गए बात? इस तरीके से तरंग चलते रहता है। थैंक यू। चलिए, ये है, तो इसको आप समझ रहे हैं। इस तरह से तरंग कोई अंदर की ओर आता है तो कोई तरंग बाहर की ओर जा रहा है। देख रहे हैं ना, कुछ तरंगे अंदर की ओर आ रही हैं तो कुछ तरंगे बाहर, अल्टरनेट ही चल रहा है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ अगर तरंग बाहर की ओर जा रही है तो यहाँ तरंग अंदर आ रही है, फिर यहाँ बाहर की ओर जा रही है। ऐसे चलते रहता है पूरे धरती पर। कहीं कहीं इन तरंगों की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, ये तरंगे ताकतवर हो जाती हैं कहीं कहीं। तो जहाँ ताकतवर होती हैं और अंदर की ओर आएंगी ये तरंगे तो क्या होगा, हम बोले हैं कि जब फोर्स अंदर की ओर लगे, कल बोले थे ना, तो या तो जमीन ऊपर की ओर मुड़ेगी या तो नीचे की ओर मुड़ेगी। तो जमीन या तो ऊपर की ओर मुड़ेगी या जमीन नीचे की ओर मुड़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि जमीन या तो ऊपर की ओर मुड़ जाए या नीचे की ओर मुड़ जाए। जब जमीन नीचे की ओर मुड़ेगी तो इसके चट्टानों को लेकर ये तरंगे नीचे आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर भ्रंश, यानी यहाँ पर किसका निर्माण होगा, रिफ्ट वैली का। और इसके अगल बगल किसका निर्माण होगा, बताओ, कल बताए थे ना जी, ब्लॉक माउंटेन। किसका निर्माण होगा जी, ब्लॉक माउंटेन। और यहाँ पर किसका निर्माण होगा, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, क्लियर है? यानी कि होम्स का जो संवहन, यानी कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत था वो सिर्फ फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है इसकी व्याख्या कर रहा था, लेकिन ये जो सिद्धांत है ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेगा इसकी भी व्याख्या कर रहा है। इतनी ही नहीं, जब दूर की ओर जाएगा, जब तरंगे दूर की ओर जाएगा तो दरार पड़ जाएगा। दूर की ओर जाने पर, बाहर की ओर जाने पर दरार भी पड़ता है और साथ में जमीन धंसता भी है। दरार पड़ता भी है चाहे जमीन, कल दिखाया था ना भाई जब तरंगे अंदर की ओर आएंगी तब भी अंदर की ओर फोल्ड होगा और ये तरंग इसके मिट्टी को लेकर नीचे आएगा जिससे ये धंसेगा। क्लियर है? और यहां पर दरार पड़ने के कारण क्या हो रहा है, जमीन नीचे धंस रहा है। किसके कारण भाई, दरार, फिशरीज, इसके कारण ये नीचे धंस रहा है। देखिए समझिए बात को, जब तरंग अंदर की ओर आ रही है तो या तो ऊपर मुड़ेगा या तो नीचे मुड़ेगी। और जब नीचे मुड़ेगी भाई तो इस तरंग चूंकि नीचे आ रहा है ऐसे, इसके कुछ मिट्टी को लेकर नीचे आ जाएगा। मिट्टी को लेकर नीचे आएगा भाई तो धंसेगा नहीं। यानी कि दोनों ही कंडीशन में होम्स के अनुसार क्या हो सकता है, भ्रंश बन सकता है। क्लियर है? दोनों के अंदर में तरंग आए तब भी भ्रंश बन सकता है और बाहर भी तरंग जाए तो दरार पड़ने से बीच का जमीन धंस सकता है। क्लियर है? लेकिन जब अंदर में तरंग आएगा तो या तो ऊपर मोड़ पड़ेगा या तो नीचे मोड़ पड़ेगा। ऊपर मोड़ पड़ेगा तो फोल्ड माउंटेन, और जमीन अंदर मोड़ पड़ेगा तो अंदर में जमीन धंसेगा जिससे ब्लॉक माउंटेन बनेगा। क्लियर है? लेकिन ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। ऐसे कर लेते हैं ना, अंदर की ओर जा रहा उसको ए का 1 हो गया और ए का 2 हो गया। अब समझ में आएगा ज्यादा, बी का 1 हो गया और बी का 2 हो गया। तो क्या हो रहा है, जब बाहर की ओर जा रहा है तो जमीन में क्या पड़ेगा, दरार। ठीक है, खींचिएगा तो ना पड़ जाएगा दरार, तो बीच का हिस्सा धंस जाएगा। और ज्यादा बड़ा दरार पड़ गया तो अंदर के अलावा बाहर भी आ सकता है। यानी कि इनका जो संवहन तरंग सिद्धांत है,
होम्स का उस सभी प्रकार के पर्वतों के बनने की व्याख्या कर रहा है। इसलिए कोबर से ज्यादा प्रमाणित है और महत्वपूर्ण भी है। क्लियर है? यह है किसका? होम्स का। लेकिन होम्स से कहा गया कि वो तरंग कितना मजबूत है भाई कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का निर्माण कर दे रही है। कितना मजबूत है भाई कि जमीन को एकदम पूरा दरार, लंबा दरार आ जा रहा है। उसके कारण उसकी क्या फोर्स है, उसकी क्या गति है, इसके बारे में आप बताइए। और वो कहीं कहीं काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में तरंग ज्यादा प्रभावी होते हैं। हर इक्वेटोरियल रीजन में कहीं कोई इस तरह का माउंटेन दिखाई नहीं देता। जहां इन तरंगों की बात उन्होंने किया, जिन क्षेत्र में ये तरंग की उत्पत्ति की बात उन्होंने जमीन के अंदर की, वहां इस तरह के पहाड़ दिखाई नहीं देते, इस तरह के माउंटेन दिखाई नहीं देते। और कहा गया ठीक है, आपकी बात मान भी लेते हैं, तो ये हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ बनाने की ताकत इसमें थी क्या? अगर थी तो इसका ताकत कितना था, गति क्या था? इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया इन तरंगों के बारे में। इसलिए उतना प्रमाणित इसे भी नहीं माना जाता। लेकिन सभी प्रकार के पर्वतों की व्याख्या कर रहा है, इसलिए कोबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? वैसे कोबर महोदय ने कहा था क्या कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? उन्होंने क्या बोला कि पहले एक गड्ढा होगा, गड्ढा में मिट्टी जमते जाएगी, बाद में गीला मिट्टी पर फोर्स लगेगा जिससे उसमें मोड़ पड़ जाएगा, है ना? ये बात कहा। और कोबर ने कहा कि पर्वत फोल्ड माउंटेन जो है वो 3 स्टेज में बनता है। फोल्ड माउंटेन 3 स्टेज में बनता है। पहले मिट्टी का जमाव होगा, और मिट्टी के जमाव की अवस्था को उन्होंने कहा लिथोजेनेसिस। क्या कहा था? लिथ माने मिट्टी होता है, लिथ का जमना, जेनेसिस माने जन्म लेना, लिथोजेनेसिस। फिर पहाड़ बना मुड़ के, तो उसको बोला उन्होंने ओरोजेनेसिस। ओरोग्राफी सुने होंगे आप। पर्वत का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरोग्राफी। ओर माने पर्वत होता है। पर्वत का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरोग्राफी, है ना? या ओरोलॉजी भी लिख सकते हैं, पर ओरोग्राफी बोलते हैं। तो ओरोजेनेसिस दूसरा स्टेज। और फिर जब पर्वत बन जाएगा तो आसपास के जमीन से बैलेंस स्थापित करने की वो कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। हिंदी में पहले मिट्टी के जमाव की अवस्था, दूसरा पर्वत निर्माण की अवस्था, और तीसरा संतुलन की अवस्था। क्लियर है? इन्होंने भी इसी तरह के बताया। पहले तरंगों की उत्पत्ति की अवस्था। इन्होंने कहा कि पर्वत निर्माण की 3 अवस्था, तरंगों की उत्पत्ति की अवस्था, फिर उसके बाद मोड़ पर्वत निर्माण की अवस्था, और तीसरा संतुलन की अवस्था। इन्होंने भी अवस्था के लेवल पर कोबर के बराबर ही बात किया। लेकिन कोबर से विशेष क्यों है ये? क्योंकि ये सभी प्रकार के पर्वतों की व्याख्या कर रहे। समझ में आ रहा है सबको ना? ये बात समझे कि भैया अंदर की ओर फोर्स लगेगा तब भी जमीन धंसेगी, और अगर बाहर की ओर लगेगा तो दरार पड़ने से धंसेगी, और दरार ज्यादा बड़ा पड़ा तो अंदर से लावा भी बाहर आ सकता है। यानी भ्रंश घाटी की उत्पत्ति की भी व्याख्या ये कर रहा है। लेकिन फोल्ड माउंटेन के अंदर आपने सुना होगा कि हिमालय ग्रेनाइट चट्टान से बना है, ग्रेनाइट से, बैसाल्ट से। अब बैसाल्ट और ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? कैसा चट्टान है? मतलब कि आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। और जब हिमालय में कहीं कभी भी आज तक पूरे धरती के बनने के इतिहास में हिमालय के आसपास कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ ही नहीं है, तो हिमालय में लावा के चट्टान आया कहाँ से? इसकी व्याख्या न कोबर करते हैं न ये करते हैं। हिमालय में पूरा हिमालय बना हुआ है ग्रेनाइट चट्टान से, नीस चट्टान से, बैसाल्ट चट्टान से। तो हिमालय में लावा का चट्टान आया कहाँ से? जब ज्वालामुखी फटेगा तब न लावा की चट्टान आएगा जी। हिमालय में लावा आया कहाँ से? इसकी व्याख्या ये थ्योरी नहीं कर पाता। क्लियर है? तो उतारना है, उतारिए। हैं? अब रुकिए ना, तो वही उसी के तो चिंता में हम भी हैं जो चिंता में आप हैं, और उसकी व्याख्या हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। न तो हम ये बात चर्चा नहीं करते। हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहना सीखिए। तो ये खुश होकर अगर 4 घंटा पढ़ दीजिएगा ना,
तो 12 घंटा वाला को पीछे, दुखी होकर 12 घंटा जो पढ़ता है ना उसको पीछे छोड़ दीजिएगा। और दुखी होकर 15 घंटा पढ़िए, क्या मतलब है? नहीं, क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? गीता के ज्ञान से पढ़िए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा। जब कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा। इसलिए कुछ सोचना नहीं है, लगा दो पूरी, झोंक दो अपनी पूरी शरीर को। क्या प्रॉब्लम है? ये सोच के मत झोंको कि कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। नहीं जी, बस बात खत्म है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जो आपकी इच्छा है, दुनिया को मत देखिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। यदि आपके माता पिताजी आपके करियर का नुकसान नहीं है तो सब काम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, चाचा जी क्या कर रहे हैं, मामा जी का लड़का हमको हमारे बारे में क्या बतिया रहा है। भुला जाइए, कुछ नहीं। ममेरा चचेरा कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। ये भ्रम में पड़े हैं आप। इसलिए ममेरा चचेरा की बात ज़्यादा नहीं सुनना है। तो हमेशा कोशिश करता है कि कभी आगे न बढ़े। आगे न बढ़ोगे तो टॉर्चर करेगा कि पढ़ता लिखता नहीं, पटना में क्या कर रहा है। अब बन जाइएगा तो उसके घर में एक दिन खाना ठीक से नहीं बनेगा। सच्चाई ऊपर से आके बोलेगा मेरा भतीजा का हो गया, मेरा भगिना का हो गया, लेकिन अंदर से रोता है। इसलिए अपने माता पिता का खाली नुकसान न हो और प्लस आपके अपने करियर का नुकसान न हो, तो सब काम करिए अपनी खुशी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माता पिता आपके शुभचिंतक है। वो जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं उसको मान जाइए। नहीं तो ये बात 10-15 वर्ष के बाद पता चलेगा कि आकाश मान गए होते तो कुछ हो जाता है। नहीं, चूँकि आपकी ज़िंदगी आपके माता जी के ज़िंदगी के आगे 20-25 साल चलने वाली है, 30 साल 35 साल चलने वाली है। और उस समय आप अपने दम पे जिएंगे। उस समय आपके माता पिता आपके सपोर्ट के लिए खड़े नहीं होंगे। आपको अपने दम पर अपने बाल बच्चों का खर्चा चलाना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो पढ़िए खूब आराम से और खुश रहने की कोशिश करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, ये भी जरूरी नहीं। इच्छा है, मन है, खूब अंदर से दिल से दम उमड़ रहा है भक्ति, तो जाइए। दबाव में वो कह दिया इसलिए मंदिर जाना पड़ेगा, यार हम नहीं जाते हैं यार, लेकिन दबाव डाल दिया इसलिए जा रहे हैं, मत जाइए। कम दबाव है, मना कर दिया ना जाएंगे। दबाव में कोई काम नहीं करना है। और ये तब हो सकता है जब आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। न डर है। अब जैसे छठ में प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो इसलिए नहीं कि सूर्य नारायण और छठी मैया से प्यार है इसलिए हम नहीं खा रहे हैं। कुछ हो जाएगा ये डरे नहीं खाता है। सच पूछिए तो ये है, प्याज लहसुन छोड़ता है आदमी का है, डरे छोड़ता है। हम ईश्वर से प्रेम करते कहाँ हैं? ज़्यादातर लोग तो डर के मारे भी भक्ति करते कि आज के दिन है, आज के दिन अगर कुछ खा लिए तो कहीं नाराज हो गए ऊपरे वाला तो तो डर में कोई काम मत कीजिए, प्यार से करिए। नहीं जी, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब तो बन गया होगा। अब अपने समस्या पर आते हैं। देखो बच्चा, एक विद्वान है जिनका नाम है हैरी हैस। क्या नाम है? इन्होंने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इनका कहना था, हैरी हैस साहब का, कि समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो तल है वो लगातार फैल रहा है। गड़बड़ ही बन रहा है, क्या बात है? थोड़ा और अब सही है। ये नॉर्थ अमेरिका है मान लीजिए, और इधर साउथ अमेरिका होगा। इधर आइएगा तो कौन होगा? अफ्रीका। इधर आइएगा तो यूरोप होगा। ऐसे रूस वाला हिस्सा हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा सागर है ये? अटलांटिक महासागर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन महासागर है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर लगभग आधा है। पूरे दुनिया के 1/3 भाग पर अकेले प्रशांत महासागर है, और दुनिया के 1/6 भाग पर अकेले सोना मना है। जम्हाई लगातार आप ले रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब ड्राइवर के बगल में सोइएगा तो ड्राइवर भी सोने लगेगा।
तो भैया ये अटलांटिक महासागर जो है या सारे महासागर फैल रहे हैं, बीच में लावा का उद्गार हो रहा है, लावा का उद्गार। जब एक बार लावा का उद्गार हुआ तो यहाँ लावा का जमाव हो गया, फिर दोबारा उद्गार जब लावा का होगा तो ये लावा किनारे खिसक जाएगा और यहाँ पर नए लावा का जमाव होगा, फिर तीसरी बार उद्गार होगा तो फिर नया लावा कहीं खिसकते जाएगा और एक समय आएगा जब फिर ये धरती के अंदर चला जाएगा और अंदर जाके फिर ये लावा बन के निकलेगा। अगर लावा धरती के अंदर ना जाए तो अंदर का सब लावा बाहर आ जाएगा, तब पूरी अंदर की धरती खोखली हो जाएगी और फिर धड़ाम से हम धंस के नीचे चल जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ना जी, जो लावा निकल रहा है वो धरती के अंदर ना जाए फिर से, और इस तरीके से समुद्र फैल रहा है। ये बात किसने कहा? हैरी हेस। और कहा कि लावा अंदर चल जाता है इस तरीके से जैसे पानी गर्म नहीं होता है, लावा बाहर निकला इस तरीके से शिफ्ट होता गया और किनारे में आकर फिर क्या हुआ, इस तरीके से शिफ्ट होता गया और किनारे में आकर अंदर चला गया, फिर लावा बाहर निकला, इस तरीके से होता रहता है। ये बात किसने बताया? हैरी हेस। और लगातार समुद्र फैल रहा है। इनसे लोगों ने कहा कि भाई ये बात आपका हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर क्या किनारे में क्या छेद उद है कि अंदर चल जाएगा लावा? कैसे महाराज ये बात आप कर रहे हैं? जमीन में कहीं छेद उद ना है जी कि अंदर लावा घुस के फिर चल गया फिर निकल गया? और छेद है कहाँ बताइए? अब छेद है तो वहां से लावा कहाँ नहीं निकल रहा था? कहाँ है वो छेद बताइए? वो छिद्र या दरार कहाँ है जहां से अंदर जा रहा है? तो बेचारे चिंता में पड़ गए कि बात तो हम सही बता रहे हैं लेकिन सवाल भी सही पूछ रहा है सब हमसे, इसका उत्तर कैसे दें? तो अपने ही इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए हैरी हेस ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी में बताने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज ध्यान से, ऑनलाइन वाले भी देखिएगा। और आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सर ऑनलाइन वाला का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? अच्छा देखते हैं पीडीएफ कौन सा है, ट्रांसफर ना आपको करना है जी। एक ग्रुप बनवाते हैं ऑनलाइन वाले को भी और उसमें भी कर देंगे, क्या करना, उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, है ना। पर जो नियम बन गया, प्रोटोकॉल जो बन गया कि भैया ऑनलाइन वाले को, तो फिर कहेगा पास वाला कि हम पास फिर किस लिए किए थे कि एक्स्ट्रा। आजकल आदमी इसलिए नहीं मर रहा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरों को क्यों मिल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है कि हम लोग पास सर किए थे तो हम लोग खाली मिलना चाहिए। चिंता ना करो, तुम्हारी बात पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। हैरी हेस ने अपने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1962 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी हैरी हेस ने ही दिया सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी, और हैरी हेस ने ही अपने ही इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए क्या दिया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें कई विद्वान हैं, खाली हैरी हेस नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक में कई विद्वान है, लेकिन 4 विद्वान का नाम आपको जानना चाहिए। हैरी हेस ने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्यों, वाई, तो क्या बोलेंगे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए। चलिए जो सवाल पूछा जाए मिटा देना। अच्छा बनाओ भाई, ये वो महासागर में बना के हम दिखाए हैं, हमारा चाय ठंडा गया। एक समय था जब लोग चाय नहीं पीते थे, कम से कम बच्चा तो बिल्कुल नहीं पीता था चाय गार्जियन के सामने। पिताजी अगर आ गए तो चाय अगर मन नहीं भी है पीने का तो मना करता था कि नहीं पियेंगे। पिताजी ऊपर से देने लगते, डर था भाई, है ना। समझ गए ना, चाय पीने आना तो दूसरा मैटर है, ये स्थिति था। लेकिन अब क्या है, लड़का जैसी जगह आया जाता है, अभी पढ़ रहे कमा में 4-5वां क्लास में, आज जगते हैं उसकी मम्मी चाय और रस के साथ, वो आता है उस तरह का, उसको लेके बैठी है, वो बिना उसके वो जगेगा ही नहीं। वो प्यार का हिस्सा है कि बेटा एकदम चाय और रस के साथ ही जगेगा। अब 5वां क्लास में इतना बढ़िया मोबाइल चलाना सीख लिया है कि बड़ी गर्व से उसकी मम्मी बोल रही हैं कि मेरा लड़का चाचा को भी समझा देता है मोबाइल में, इतना जान गया है। हम बोले 5वां क्लास में जब चाचा कोई मोबाइल समझा रहा है तो 10वां तक जाते जाते पूरे परिवार को जेल भेजवाएगा। इतना समझा देगा ना कि सब जेल जाइएगा लाइन से।
कुछ ऐसा देख लेगा उसमें वो कि हो जाएगा 10वां तक बवाल। मैं कहता हूं कि 10वीं तक मोबाइल क्या, 12वीं तक भी मोबाइल नहीं, कोई मोबाइल नहीं, छोटा वो जो मैसेज आने जाने वाला भी नहीं। ग्रेजुएशन में जाए लड़का पार्ट 2 पार्ट 3 में, तब उसको मोबाइल फ़ोन दीजिए। बीए पास करने पर पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन मिलना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है। और उसे अपने सामने अपना मोबाइल दीजिए चलाने के लिए, ज़्यादा शौक है तो परमानेंट दे दिए मोबाइल, और नहीं दे रहे तो छुपा के लेके जा रहा है, शाम को पकड़ाया तो धुनाया भी, और मम्मी वाला मोबाइल ही किसी और को दे आया। पता चला कि मोबाइल चोरी हो गया, मम्मी शक कर रही पड़ोसी पर, वही आया था दोपहरिया में ले गया होगा। हम कहते थे किसी को मत बुलाइए जी, सोए थे लेके भाग गया, यह तो लड़का दे आया किसी और को। और वो भी कह रहा ना हम पड़ोसियों को देखे, मोबाइल ध्यान से देख रहा था ताकि हमारे ऊपर शक ना हो, है ना। फिर वो बेचारा जिस पर शक जा रहा था वो लगा सर्च में, सीबीआई ऑपरेशन में, कहा हुआ जी हम पर लगाएगा आरोप। वो देखा आंटी बता रहे हम पर आरोप लगा रहे थे, और समझ रहे ना, दे आया है किसी और को। चलिए इधर देखिए, इधर देखो भाई, अभी मत सोचिएगा कि मेरे साथ घटा हुआ एक घटना है। समाज में जो चलता है मैं उसका अवलोकन करता हूं, शिक्षक हूं ना। हमारे समय का हमारा समय बदल गया क्या जी? समय हम देखे हुए ना सब। मेरा जो भी मैं बताता हूं आपको ना, उसमें 90% भोगा हुआ सच नहीं है, देखा हुआ सच है। चाय वाला सच सही था, वो मेरे था कि पिताजी के सामने हम लोग चाय नहीं लेते थे कि चाय नहीं पीना हमको, और मुंह देखते थे, न पी लो नहीं कुछ बोलेंगे, तब पकड़ते थे, या फिर घर में जाके पीते थे। अब तो कुर्सी, पहले पिताजी आते थे तो कुर्सी छोड़ के आदमी उठ जाता था। आज क्या है, पिताजी बोल भी रहे हैं कि हटो ना, बैठने दो, दूसरा कुर्सी आपको ना दिखाई देता, तो यही जब हम जिस पे बैठते हैं उसी पे बैठते हैं आप। आज डैडू हो गए, डैडा हो गए, पता नहीं कहाँ का हो गए। नहीं भैया, आप और कुर्सी आपको ना दिखाई दे रहा, जिस पर हम बैठते हैं वही उठो। तो ये तो हमारा डिसिप्लिन रह गया है। नहीं जी, सही है, अच्छा है। तो भैया देखिए, हैरी हेस के साथ इसमें कुछ और विद्वान थे। मॉर्गन, थोड़ा सा हंसा देते हैं आपको ताकि पढ़ने में मन लगे। मॉर्गन, उलरिज और टूजो विल्सन, कुछ तो मनगढ़ंत कहानी भी बनाते रहते हैं, है ना। वो कहीं सच हो जाए। प्रेमचंद एक कहानी लिखे थे, जैसे मनगढ़ंत कहानी बनाए तो ये सच भी है, कहानी भी मनगढ़ंत है लेकिन सच है। ये मनगढ़ंत ही पूरी कहानी थी कि किसी को दे आया नहीं दे आया, किसी कहानी मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन मनगढ़ंत बनाए। प्रेमचंद एक कहानी लिखे बनारस के पंडित जी के ऊपर, और उसमें था कि पूरा कहानी जो था खाने पीने को लेकर था, और सेट हो गया एकदम नाम और पूरा कैरेक्टर किसी पंडित जी पर रियल में, और कहानी लिखे थे और नाम भी सेट हो गया। पता नहीं कैसे भगवान ने क्या सुमति दी थी। वो आदमी केस कर दिया मानहानि का प्रेमचंद के ऊपर, और प्रेमचंद को इस मामले में जेल जाना पड़ा था। अब वो कहानी का मुझे भी याद नहीं नाम है, लेकिन एक पंडित जी पर केस लिखा जिन्होंने 3 विवाह किया, और पंडित जी के तीनों पत्नियां आपस में लड़ती हैं, पंडित जी से भी लड़ती है। लेकिन जब पंडित जी का गांव से लड़ाई होता है तो तीनों पत्नी सबसे आगे कि पंडित जी को कोई छू के दिखा दे। तीनों पंडित जी पीछे बेचारे हैं, और तीनों पत्नी डंडा लेके आगे। आई कहानी सेट हो गया बनारस के पंडित जी के ऊपर, और वो एकदम मानहानि का केस, वो 3 विवाह भी किए थे, और केस कर दिया। प्रेमचंद को जेल जाना पड़ा, उसके लिए 1-2 दिन रहे थे, छुड़वा लिया गया था बाद में। कितना सीधा आदमी को जेल में रख के क्या करिएगा। और बोले रहे कि भाई हमसे गलती से लिखा गया, हम जानते तो नहीं लिखते कहानी, या कैरेक्टर बदल देते। टूजो विल्सन, ये 3 लोग हैं जिनका हैरी हेस के साथ रिलेशन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हैरी हेस के साथ साथ इन तीनों का भी संबंध है। मॉर्गन और उलरिज, मॉर्गन और उलरिज ने भी हैरी हेस के साथ सिद्धांत देने में मदद किया, लेकिन टूजो विल्सन ने प्लेटो का क्या किया, बंटवारा किया। अकॉर्डिंग टू टूजो विल्सन, दुनिया में 6 बड़े प्लेट हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा 7 बड़े प्लेट, और दुनिया में 20 छोटे प्लेट हैं। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू टूजो विल्सन देयर आर 6 और 7 मेजर प्लेट्स
अब और लगाएं उसका मतलब भी समझाऊंगा। लिखिए देयर आर 6 मेजर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू टूजो विल्सन, कितना शानदार नाम है, टूजो विल्सन। अकॉर्डिंग टू टूजो विल्सन देयर आर 6 और 7 ऐसे लगा दीजिएगा मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स। हिंदी में लिखिए टूजो विल्सन के अनुसार दुनिया में 6 या 7 बड़े प्लेट हैं, दुनिया में 6 या 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं, 20 छोटे प्लेट हैं। दुनिया में 6 या 7 बड़े प्लेट हैं, देयर आर 6 या 7 और 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स। क्लियर है ना? पूरी कंप्लीट करूंगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तभी जाऊंगा, ये मत सोचना कि अधूरा करके जाऊंगा, क्योंकि फिर कल हमको बताना पड़ेगा। हम कल नया टॉपिक के साथ आएंगे। अब चलिए 20 छोटे प्लेट का नाम अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जापान प्लेट, इंडोनेशिया प्लेट, नजपा गलापागोस प्लेट, कई सारे 20 प्लेट हैं, लेकिन 6 बड़े प्लेट जो उनका नाम आपको जानना पड़ेगा। दुनिया में अच्छा प्लेट की परिभाषा कल मैंने बताया था कि ये जो दुनिया आप देख रहे हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये सब टुकड़ों में टूटा हुआ है और ये टुकड़े नीचे के लावा पे तैर रहे हैं। धरती के ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है जिस पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, उसको हम प्लेट कहते हैं। धरती के ऊपर के सॉलिड रिजिड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लेट्स। और ये प्लेट्स टूटे हुए और नीचे के लावा, पिघला हुआ लावा पर मैंटल पे तैर रहे हैं, है ना, सबस्ट्रेटम में तैर रहे हैं। होम्स ने ही कहा कि धरती का 3 भाग क्रस्ट मेंटल कोर नहीं है। जैसे स्वेस और बाकी लोगों ने क्या बोला, धरती के अंदर सियाल, सीमा, नीफे 3 पार्ट है, बताए ना जी। क्रस्ट मेंटल कोर 3 पार्ट है। होम्स ने कहा, यही होम्स ने कहा कि 3 पार्ट नहीं जी, 2 पार्ट है। धरती के ऊपर का ठोस पार्ट और अंदर का पिघला हुआ पार्ट। बोला कौन कौन? तो ऊपर का जो ठोस पार्ट है उसको उन्होंने क्रस्ट कहा, जैसे सब ने कहा था ऊपरी भाग को क्रस्ट, और बाकी अंदर का पिघला हुआ जो भाग है उसको उन्होंने सबस्ट्रेटम कहा। यानी धरती को 2 भागों में, धरती के आंतरिक भाग को 2 भागों में किसने बांटा था? टी.आर. होम्स ने। क्या बोला था? ऊपरी भाग को, ठोस पार्ट को जो प्लेट है उसको क्या बोला? क्रस्ट, और आंतरिक भाग को सबस्ट्रेटम। तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर का ठोस पार्ट है नीचे के सबस्ट्रेटम पर क्या कर रहा है? तैर रहा है, और तैरते हुए 3 प्रकार की एक्टिविटी करता है, बताएंगे। लेकिन उस कितने टुकड़े हैं ये बताने का काम किसने किया? टूजो विल्सन। और पहला जो बताया प्लेट, जो सबसे बड़ा प्लेट है धरती का, उसका नाम बताया पैसिफिक ओशियन प्लेट। पैसिफिक ओशियन प्लेट, बड़ा परिवार है इनका, तो बड़ा प्लेट में खाना खाएंगे तब ना पूरा होगा, बाल बच्चा सब भूखी रह जाएगा। प्रशांत महासागर का प्लेट, प्रशांत महासागर का प्लेट, ये दुनिया का सबसे भारी प्लेट है। इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, भारी भी है, बड़ा भी है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लेट इन वर्ल्ड ब्रैकेट में दे दीजिए। दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा प्लेट, दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा प्लेट, दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा प्लेट, दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा प्लेट। बगल में लिख दो, क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा डेंसिटी, भारी है तो डेंसिटी भी होगा, जो जितना भारी उतने डेंस भी नहीं जी। दूसरा है बच्चों अमेरिकन प्लेट, क्रम से बता रहा हूं, बड़ा के अनुसार, बड़े से छोटे के अनुसार। अमेरिकन प्लेट, अब कुछ महानुभाव जो हैं वो अमेरिकन प्लेट को कर देते हैं 2 भाग में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, तब 7 हो जाता है। पर हम उसको एक प्लेट में रख देते हैं, बंटवारा नहीं करते। तो लिखिए, इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट, सॉरी उत्तरी अमेरिका नहीं, अमेरिकन प्लेट। और अमेरिकन प्लेट जो है ना बच्चा, इसी के अंदर आ जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट प्लस साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों मिला के एक प्लेट है, लेकिन कई लोग इसको 2 बार बांट देते हैं। अब आप कंफ्यूजन, इसीलिए दोनों बात बता दिया कि आप कोई पढ़ेगा कोई और किताब, कोई पढ़ेगा कोई और किताब। कोई आके कल लड़ेगा हमसे कि 6 गो हम पढ़े हैं सर, और कल कोई लड़ेगा कि 7 गो पढ़े हैं सर।
तो झंझटे खत्म, दोनों पढ़ लो भाई, ताकि आगे लड़ो नहीं। कई बार ऐसा हुआ होगा हमारे साथ, तभी नहीं सब दूध का जलाओ मट्ठा और छाछ भी फूक के हम पी रहे हैं भाई। अपना दोनों बात पढ़ो, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज में। एक बार हम पढ़ा रहे थे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, तो लड़का बोला कि सर पश्चिमी घाट तो कहीं किताब में मिला नहीं, सह्याद्री पर्वत मिला है हमको। तो कुछ किताब में पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी पूरा लिख देता है, पर पश्चिमी घाट का जो हिस्सा महाराष्ट्र में उसको केवल सह्याद्री कहते हैं। तो वो लड़ा हमसे खूब जम के, क्या पढ़ा दिए हैं महाराज, बताइए पश्चिमी घाट कुछ नहीं है, सह्याद्री है। ना मलयुद्ध नहीं, एक्चुअली वो घटना इसलिए याद है कि 56-59 का मेंस दे रहे थे बीपीएससी का, और वो मेंस के एकदम अगला दिन मेंस था ऑप्शनल का, हिंदी लिटरेचर। एक को कविता हमको याद नहीं था, एक तो प्रेशर में हम थे कल कैसे आंसर लिखाएगा, और उल्टा वो रात के 11 बजे फ़ोन करके हमसे लड़ा। लखनऊ का बच्चा था, LM12 बैच था उसका, एल से मतलब लखनऊ, बैच कोड आता था। किस बैच का कोड था LM12, लखनऊ मॉर्निंग 12, ये 12वां नंबर का मॉर्निंग का बैच था। तो LM12 बैच अभी भी देखो बैच का कोड याद है। हम कि बेटा तुम्हारा बैच को तो हम लपेटूंगा, हमारा मेंस लपटाया, तुम्हारा बैच लपटाएगा। बनाता लोग रह गया, हम नहीं। 24 घंटा वहाँ मिलता था खत्म करने के लिए, पूरी ज्योग्राफी खत्म करो 24 घंटा में। वर्ल्ड इंडिया से मिला के 24 घंटा, 24, मतलब कि 25वां घंटा गया तो पैसा नहीं मिलेगा उसका आपको। हम कि ठीक है, इसको 18 घंटे में खत्म करेंगे, निर्णय हुआ है ना। अब ये सब मत पूछिए, बता रहे हैं कि 150 घंटा कट जाता था तब भी 1.5 लाख सैलरी बनता था। 150 घंटा का पैसा ना मिलता था तब भी 1.5 लाख से 1.25-2 लाख सैलरी बनता था मंथली। नहीं कट जाता था, 150 घंटा का पैसा नहीं देता था तब, क्योंकि हमारा ऐसा आदमी बतिया के पढ़ाने वाला 24 घंटा में पॉसिबल है नहीं, खत्म होगा। हम 47-48 घंटा में खत्म करते थे, तो हर बैच में 24 घंटा कटता था मेरा। कटने दीजिए, विद्यार्थी नाम तो लेता है ना, खाली वो बैच को हम 18 घंटा में माइनस कर दिए थे, क्योंकि तुम्हारा ऊपर से आदेश आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तुम्हारा माइनस होगा। एक और बैच था LM8, लखनऊ का 2, अब पटनों का एक बैच हमको याद है, PBM नहीं PBE 102, ये बैच था नया टोला का, उसी कोचिंग का, उसको भी लपेटे थे। 3-4 को बैच हमको याद है जिसको हम लपेटे, अभी भी याद है, क्योंकि वो इसलिए हुआ कि हम उसमें पढ़ा रहे थे नदी, सिंधु नदी तंत्र। तो उसमें क्या हुआ कि हम पढ़ा रहे थे कि वैदिक काल में नदियों का नाम, तो नदियों का नाम में लिखो सतलज नदी, हालांकि हमको नहीं पढ़ाना है इसको, इतिहास के सर पढ़ाएंगे, पर लिख लो, हमारी आदत है थोड़ा सा हम इसको रिलेट करके लिखवा देते हैं, हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से पढ़ाते हैं, किसी का कॉपी नहीं मिलेगा, हम एकदम ओरिजिनल चीज़ हैं और हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम उसको बोले कि लिखो, सतुदरी बोलते हैं सतलज को, ब्यास को बिपाशा कहते हैं, और रावी को पुरुषनी कहते थे, लिखवाए। और फिर एक बात हमसे बोला गया कि इस भारतवर्ष का जितना शोषण मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, उससे कहीं ज़्यादा शोषण इस देश का ब्राह्मणों ने भी किया है। ये हम नहीं बोल रहे, प्राचीन काल में ये बात लिखा हुआ है, ये मैंने बोल दिया गलती से, बुला गया हमसे उसमें। अब यूपी की बात है, लखनऊ में पढ़ा रहे हैं आप, वहाँ तो हर क्लास में आपको, हम भी ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण से अलग हूँ, मैं भी ब्राह्मण कैटेगरी में ही मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था जात पात करना। हम तो वैदिक काल के रेफरेंस लेकर के वहाँ से कर दिया कि भैया सारे सिद्धांत शूद्र जो हैं जनेऊ नहीं पहन सकते, मंदिर नहीं जा सकते, इनको कथा सुनने मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं, मंत्र बोलने तो दूर की बात कर दीजिए। तो इस पर मैंने कह दिया था एक बात, स्टेटमेंट, एक बात व्यक्ति अपने दिल पे ले लिए और इसका कंप्लेन कर दिया सेंटर हेड से। और सेंटर हेड ब्राह्मण ही थे, उन्होंने बुलाया, बोला कि देखिए हम लोग का काम है बिजनेस करना, आइए हमारा कस्टमर है सब, कुछ ऐसा ना बोले जिससे कष्ट से मर जाए। हम कि भाई ऐसा क्या बोल दिया हम कि तुम्हारा बैच भी अब ऊपर से आदेश आया है कि 18 घंटे में ख़त्म होगा। मैं वैसा कुछ इंटेंशनली नहीं बोला, मैं किस समुदाय से आता हूँ मैं बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब हम ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ कि मैं किस समुदाय, मुझे समुदाय से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं जात पात वैसे करता भी नहीं, लेकिन जो बात इतिहास में होता हम बोल जाते हैं, इसका लोगों को बुरा लग जाता है। मैं किसी जाति से, मैं शिक्षक जाति का आदमी हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं राजपूत हूँ, न मैं शूद्र हूँ, सभी में देख सकते हैं हमको आप। हम सभी जाति में शामिल हैं, कह सकते हैं।
अरे हम समय का निर्णय हो रहा है कि सच को सच लाया जा रहा है सामने। अरे वो कुछ नहीं, चलिए इस बात पर हम अब रुकबे नहीं करेंगे। हम अपना कहानी पूरन का सुना रहे हैं, प्लेट पे आते हैं। अच्छा चलिए, हम किसी का बुराई नहीं करने आए हैं। अब देखिए परसों दिन इंग्लिश पे बात हुई तो बाबा साहब को लपेट लिए, लपटे थे कि नहीं लपटे थे? बाबा साहब और कुछ नाम उनका है नेहरू जी, ये दोनों को लपेट लिए। तो हम किसी खाने में हमको नहीं रख सकते आप। हम बाबा नागार्जुन हैं, नाम सुने बाबा नागार्जुन का? आधुनिक कबीर नागार्जुन। उनसे पूछा कि आप किस पार्टी के आदमी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो लगा कि आप नेहरू जी के आदमी हैं। फिर इंदिरा बनी तो लगे इंदिरा के आदमी हैं। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी तो लगा कि आप जनता पार्टी के आदमी हैं। किस पार्टी के हैं? तो बोले कि हम किसी पार्टी के नहीं, हमको जिस पार्टी से लगता है कि यहाँ से आम आदमी को, गरीब आदमी को छत मिलेगा, रोटी का कपड़ा मिलेगा, हम उस पार्टी के हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे विश्वास पर कोई पार्टी खरा नहीं उतरा, इसलिए हम बार बार पार्टी बदल लेते हैं। जो लगता है कि अब देंगे, इनसे पूरा हो जाएगा ये सपना, नहीं पूरा होता तो फिर पार्टी बदलने को मजबूर हो जाते हैं। हमारा बस ये कि जो व्यक्ति गरीबों की छत और रोटी की बात करे, हम उसी पार्टी के आदमी हैं। तो बाबा नागार्जुन वाली हालत हमारी है। कभी लोग हमको बीजेपी के मान लेते हैं, तारीफ करने लगते हैं मोदी जी का, तो वे 370 हटाए, राम मंदिर वाला मुद्दा सॉल्व किए और कई काम किए, तो कभी कभी मोदी जी का बुराई करने लगते हैं। रोजगार के मुद्दे पर तो लगता है पक्का कांग्रेसी आदमी है। फिर कांग्रेस को लपेटते हैं, इंदिरा उंदिरा उस समय के स्थिति को, लगता है कि ये बीजेपी के आदमी है। हम किसी के आदमी नहीं है भाई, हम एक लोकतांत्रिक नागरिक हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम दिखता है वहाँ बोल देते हैं, तो लोग लगता है पार्टी के आदमी है। चलिए आइए, तीसरा जो है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, चलिए अब इसको लिख लीजिए। अफ्रीकन प्लेट को हिंदी में भी अफ्रीकन प्लेट लिखेंगे, है ना? क्या मेरी बात से किसी को बुरा लगा? क्या बुरा मत मानना भाई। ठीक, इधर आइए ना। अब कम्युनिस्ट, उनका विचार बदलता रहा है। बोले ना इंदिरा गांधी को कि हरजन गिरजन भूखे मरते हुए डोले बन बन में, और तुम रेशम की साड़ी पहने उड़ती फिरो गगन में, है ना? इंदिरा गांधी जेलों भेजवा दी इमरजेंसी के दौरान की साड़ी पे कमेंट नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बात ना? कुछ और कमेंट कर लीजिए, है ना? तो उन्होंने लिखा है बात। कम्युनिस्ट भी थे लेकिन कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी। चौथा लिखिए यूरेशिया प्लेट। कम्युनिस्ट माने रोटी की बात करना, हम लोग यही तो हमारी गड़बड़ी है। जो रोटी की बात करे वो कम्युनिस्ट हो जाता है। ये क्या मतलब है? देखो धसी धसी आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 75 साल। देखो धसी धसी आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 75 साल। अभी भी आंख धसा खाए बिना। अब मेरा आंख धसा हो ना धो अलग बात। बाबा नागार्जुन इतना खाते थे, जिसके यहाँ जाते थे हिलते नहीं थे। 15-15 दिन गेस्ट के यहाँ रुकते थे, भगाना पड़ता था उनको। जेल गए तो भोजन मिल रहा था फ्री में, कोई भगाने वाला नहीं था। छूटने लगे तो इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख दे कि 2-4 महीना और रहने दीजिए, यहाँ खाने का बड़ी आराम है। बाबा बड़ी अजूबा आदमी थे। बाबा गए तिब्बत गए घूमने तो कविता लिख दिए। हिम क्या है, कौन सा कविता है जी? वो बादल को घिरते देखा है ना? वो हिमालय पर कविता लिख दिया। और वहाँ एक बुढ़िया मिली जिसका गाल पूरा फूला हुआ था, सूजा हुआ था। तो बाबा के पास देखी कि दाढ़ी बढ़ाए तो कुछ हाथ देखता होगा, तो बोले कि देखो ना दवा पूरा करा लिए लेकिन गाल का सूजन नहीं खत्म हो रहा है। तो बोले कि छड़ी को तोड़ के ले आए। बोले हाथ निकालो, 3 छड़ी धीरे धीरे मार दी उसके हाथ पर। बोले जाओ ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन आई, बोली कि आज कुछ आराम है, से फिर 3 छड़ी मार दो ना। और बाबा ऐसे मार दिए थे। तो बाबा थोड़ा रोमांचक व्यक्ति थे। यूरोपियन प्लेस, मर गए 1998 में, बाबा का डेथ हो गया। अच्छा यूरेशियन भाई, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब 5वां प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। साहित्य पे कभी बात करेंगे आप लोगों से, एक दिन क्लासें रखेंगे पूरा साहित्य पर, ठीक ना? एक दिन रखेंगे सैटरडे की जिस दिन छुट्टी होती है ना, आपकी इच्छा के अनुसार जिसको आना है आइए, हम थोड़ा साहित्य पे बात आपसे करेंगे। मज़ेदार बातें, कुछ दिनकर के बारे में, कुछ निराला के बारे में, है ना। एक साहित्यकार अपने आप में बड़ी रोचक व्यक्ति होता है। उसकी पूरा जीवन रोचकता से भरा रहता है ना। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। शुक्ल जी लिखे कि वियोगी होगा पहला कवि,
जिसका सब कुछ खत्म हो गया होगा, पीड़ा में एकदम व्यस्त होगा। कविता पीड़ा में ही निकलता है। नहीं तो मेरे जैसा कॉपी किया हो कविता बोलते रहिएगा। यूरेशिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के 5वां हो गया, और 6ठा हो गया अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट हो गया बच्चों। 6 प्लेट्स हैं। अगर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करिएगा ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 प्लेट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब प्रश्न का उत्तर दे देगा प्लेट टेक्टोनिक, कि लावा के चट्टान कहां से आया, फोल्ड माउंटेन में। सब का उत्तर कौन देगा? प्लेट टेक्टोनिक देगा। हाँ, अविनाश कुमार सिंह बोल रहे हैं, तुमने मेरे छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर मेरे छाती पर आकर बैठ गए, इसके लिए भी धन्यवाद। ये बात अंग्रेजों के लिए लिखा गया कि मुगलों से सत्ता हटा दिया, इस्लामिक सत्ता से मुक्ति दिलाई, तुमने मेरे छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर छाती पर आके बैठ गए, उसके लिए भी धन्यवाद। अंग्रेजों के लिए लिखा गया था बात। चलिए अविनाश जी, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बात आप लिखते रहते हैं। अब देखिए, हैरी हेस का कहना था कि प्लेट 3 तरह के कार्य करते हैं। समझिए, आपको और आपको, 2 आदमी को आंख बांध के, तैरने वाले को, डूबने वाले को नहीं, पानी में फेंक देते हैं। 2 आदमी तैरने वाले को पानी में फेंक दिया आंख बांध के, तो क्या होगा? या तो दोनों आदमी एक दूसरे से दूर जाएंगे, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है तो, या तो दोनों सामने सामने टकरा जाएंगे, या तो दोनों एक दूसरे से रगड़ करते निकल जाएंगे। इसके अलावा भी कोई काम होगा क्या? क्या उसके ऊपर चढ़ जाएंगे साथ में? हाँ तो होगा। वो कब होगा? जब एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, जब एक डूबने लगेगा तो दूसरे ऊपर चढ़ कर बाहर। डूबने वाले को बचाने कभी गए हैं? जाइएगा तो क्या करता है ना डूबने वाला, वो आपके बॉडी पर चढ़ जाने की कोशिश करता है। एक्सपीरियंस नहीं है, हल्का फुल्का तैरना आता है तो बचाने मत जिन, तो हो सकता है कि आप भी उसके साथ। हाँ, एक्सपीरियंस बंदा थोड़ा ताकतवर बंदा ही डूबने वाले को निकाल सकता है, नहीं तो फिर वो डुबा ही देगा। तो ये 3 घटना होता प्लेट के साथ। चूंकि प्लेट भी तैर रहा है, इसका भी आँख नहीं होता, तो प्लेट भी 3 तरह के कार्य करते हैं। प्लेट या तो टकराते हैं, या प्लेट दूर जाते हैं। कृष्णा जी समझ में आ रहा है ना? बोलना भी यही ना कि खाली मन में बात रखना है, मन घूटते नहीं रहना है। बताइए, समझ में आ रहा है तीनों बात? ये 3 बात इसीलिए एग्जाम्पल लेके पानी में फेंक दिया आंख बांध के आपको, तो क्या करिएगा? सामने सामने मुंडी टकराएगा इसे तड़, या दूर, या रगड़ करके निकलेगा। जब टकराएगा तो हैरी हेस ने कहा, इस बात तीनों किसने बताया? हैरी हेस। उसने कहा कि जब टकराएगा तो इसको बोलेंगे विनाशकारी किनारा। क्यों बोलेंगे समझाएंगे बाद में। टकराएगा तो विनाशकारी किनारा, वैसे भी टकराने से विनाश होता है। कभी सुना कि टकराने से कभी उत्थान हुआ है किसी का? टक्कर हमेशा विनाश लाता है। दूर जाना जो है ना, निर्माण करता है। दूर जाना क्या करता है? निर्माण करता है। नहीं कहते हैं कि हमारे साधु संत लोग क्या बोलते हैं कि विरक्त हो जाइए, आप न्यूट्रल हो जाइए दुनिया से, है ना, घर्षण में मत रहिए। दूसरा जो है, इसको बोला, अच्छा अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव लेयर। डिस्ट्रक्टिव लेयर, अगर स्पेलिंग कुछ गलती होगा तो बताइएगा। स्पेलिंग सही है ना? और डिस्ट्रक्टिव लेयर का स्पेलिंग सही है जी, पर देखिएगा अंग्रेजी वाले लोग, DES होगा, यहाँ E होगा, DES सही है। अब अच्छा, कंस्ट्रक्टिव लेयर, स्पेलिंग ठीक है इसका? देखो तो, हम स्पेलिंग नहीं पूछ रहे हैं, मतलब देख लो एक बार, कुछ गलती होगा तो। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रचनात्मक किनारा। क्या बोलेंगे बच्चों? अब बताएंगे काहे बोलेंगे रचनात्मक किनारा। रटना कुछ भी नहीं, मेरे क्लास में यहाँ से कोई फैक्ट लेकर नहीं जाएगा, सब यही याद। दूसरा का कॉपी पढ़ते रहिएगा, हमारी कॉपी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करते रहिए, पर दिमाग लगाना नहीं है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव लेयर, इसको बोलते हैं संरक्षी किनारा। देखो बच्चों, संरक्षी
किनारा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है ना? हम एक एक बच्चा से पूछना चाह रहे हैं पीछे तक, भाई आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा कि नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्लियर बोलिए, हमारे पास डरिए मत, सर नहीं आ रहा है फिर से बताइए। कोई अच्छा लगेगा हमें, आप यहाँ से सीख के जाएंगे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। शांत रह के मेरे इज्जत में बैठे रह के चल जाएंगे बिना सीखे तो हमें आप बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा हमें, क्योंकि मेहनत के बाद अगर कोई ना सीख के जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। अब क्यों बोलेंगे विनाशकारी किनारा, इसकी बात अगले पेज में करेंगे। इतना लिख लिए? सब लोग का बन गया फोटो? तो जब प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा? जब दो प्लेट टकराएंगे तो दो कंडीशन बनेगा, या तो दोनों प्लेट का डेंसिटी बराबर हो, या तो दोनों प्लेट बराबर डेंसिटी के बराबर भारी हो, या फिर दो प्लेट अलग अलग भारी हो, एक का डेंसिटी 5 हो और एक का डेंसिटी 3 हो। यानी एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट टकराए, या एक दोनों बराबर भारी प्लेट टकराए। क्लियर? यही ना हो सकता है जी। या तो दोनों अलग अलग वजन का प्लेट टकराए, प्रशांत महासागर वाला टकरा गया अमेरिका वाला प्लेट से, तो प्रशांत महासागर वाला भारी है, अमेरिका वाला उसके तुलना में हल्की है। तो यह होगा जब समुद्र का प्लेट जनरली भारी होता है, जब महासागर के प्लेट महाद्वीप के प्लेट से टकराएगी तो एक भारी होगी एक हल्की। समुद्र वाला भारी होता है जनरली, और जमीन वाला क्या होता है? हल्की। और जब दोनों जमीन वाला टकराएगा तो दोनों बराबर भारी प्लेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि दोनों अलग अलग वजन का प्लेट टकराए तो क्या होगा। 5 और इसका वजन 3। मान लीजिए पैसिफिक ओशियन का प्लेट है और ये है 9, यह है अमेरिकन प्लेट, ठीक है भाई। दोनों टकराएंगे तो टक्कर का नियम है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, हम लोग तो पढ़े, फिजिक्स ऑनर्स था मेरा तो +2 में ही पढ़ना था, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े ना। दो वस्तुएं टकराती हैं तो टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। नहीं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसी से F बराबर -F थर्ड लॉ प्रूव होता है। पढ़े 9वीं 10वीं क्लास में? और थर्ड लॉ उसी से प्रूव करते थे हम, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। बचपन में न्यूटन के तीनों नियम में से एक नियम याद रहता था, यही वाला। दोनों नियम नहीं याद रहे, तीसरा याद रहता था, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। नहीं, और ज्यादा से ज्यादा अगर खूब ज्यादा याद हो तो पहल का नियम, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ आदमी गाड़ी एकाएक खोले तो पीछे झुक जाता है, और गाड़ी चलता हुआ ब्रेक लग जाए एकाएक तो सब लोग ड्राइवर के सीट के पास पहुंच जाते हैं और ड्राइवर को ढूंढना शुरू करते हैं कैसे गाड़ी चलाता है, मार फेट। जब तो ड्राइवर बोलेगा उसको बेहोश कर दिए मार के सब। बाद में पूछे कि बताओ क्यों ऐसे ब्रेक मारा था, तो सामने एक बच्चा आ गया था। तो बोलना चाहिए था तुमको ना कि बच्चा आ गया था, तो मौका दीजिएगा तब ना साहब, इतना धुनेट दिए धर के। नहीं, गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। जब गांव लोकल बसें चलती है ना, तो जिस गांव से होकर बस गुजरती है वहां के लोग किराया जनरली नहीं देते हैं, है ना। मांग दिए पैसा, ज्यादा जिद कर दिए तो लो 500 रुपया रखो, कल रोक के उनकी धुनाई की जाएगी अपने गांव के सामने। तो बस गांव को किराया नहीं देता, गांव के नाम बताता है कि इस गांव से हैं, तो हैं तो क्या दीजिए पैसा, बोले ना कि इस गांव से हैं। वैसे क्या हो, पैसा दो, अच्छा रखो 500 रखो, तुम कल मिलते हैं तुमसे। नहीं जी, तो ऐसा होता था। तो भैया ये जो है दोनों प्लेट टकराएंगे तो टक्कर का नियम है कि जो भारी प्लेट होगा वो नीचे चला जाएगा। कभी मोटा आदमी 102 किलो का और पतला आदमी 50 किलो का टकराइए, दोनों को सेम स्पीड से दौड़ाइए। पहले जितना स्पीड से पतला दौड़े उतने ही स्पीड से दौड़ा दीजिए उस मोटे को भी, और उसी स्पीड में दोनों को टकरवाइए। तो क्या होगा, पतला नीचे मोटा उसके ऊपर आ जाएगा। सच्चाई है, नियम है। भारी ट्रेन हल्की ट्रेन टकराती है ना, अब तो ट्रेन में टकरे कहाँ होता है, अब तो कवच आ गया, कवच प्रणाली। क्या बोलिए? हाँ जी, हाँ, जो भारी गाड़ी नीचे हल्की गाड़ी ऊपर। एक बार कालिंदी और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस टकराई थी, कालिंदी पुरुषोत्तम टकराई थी, 400 लोग मरे थे। कालिंदी चढ़ गई थी पुरुषोत्तम के ऊपर और एकदम वो डिब्बा पचक गया था और आदमियों को काट काट कर निकाला गया था। बस सोचिए, इतना पिचक गया कि आदमी को अंदर से निकालने में मुश्किल था, तो हाथ पैर काट काट कर लोगों को निकाला गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी, वो टकराई थी ट्रेन, भयानक एक्सीडेंट था ट्रेन का वो। अब तो खैर बहुत सारे सिस्टम आ गए कि
यही रूट पे है, इलाहाबाद रूट पे है कालिंदी। अभी भी कालिंदी एक बार और एक्सीडेंट किया है हाल ही में 2-3 साल पहले, है वो तो गया रूट में चलता, गया से वो पूरी से आती है पुरुषोत्तम। तो जो भी है कालिंदी के रूट में एक जगह टकराई थी वो। अब भारी प्लेट नीचे चला जाएगा, हल्की प्लेट ऊपर चली आएगी। अब आप सवाल करेंगे सर ऊपर वाले प्लेट को थोड़ा मोड़े हैं आप बीच में। एक्चुअली जब भारी प्लेट नीचे जाएगी, जब भारी प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जाते हुए उसमें क्या हो जाएगा, प्लेट टूट जाएगी या मुड़ जाएगी। नीचे जब एकाएक जाएगी ना तो उस प्लेट में क्या पड़ जाएगा, मोड़। मान लीजिए ये भारी प्लेट आई, हल्की प्लेट तो टकराई तो हल्की प्लेट ऊपर गई, भारी प्लेट नीचे। जब भारी प्लेट नीचे जाएगी तो इसमें क्या पड़ेगा, फोल्ड। हाँ, जहां से कोई चीज मुड़ता है ना ऊपर की ओर क्या करेगा वो, जहां से मुड़ेगी ऊपर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा, जिससे ऊपर के प्लेट में क्या पड़ जाएगा, मोड़। समझ में आ रहा है बात। और ये जो प्लेट भारी प्लेट नीचे गई वो करीब 100 किलोमीटर नीचे चली गई। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहां पर कोई चीज सॉलिड रह ही नहीं सकता है, कोई चीज वहां सॉलिड। 100 किलोमीटर के अंदर कोई चीज, सब पढ़े भी है 2-3 दिन पहले हमसे कि 100 से 200 किलोमीटर को सेमी लिक्विड जोन बोलते हैं, पढ़ा है भाई, या निम्न गति का मंडल यानी लो वेलोसिटी जोन भी उसको बोल रहे थे हम। तो भैया यहाँ कोई चीज सॉलिड नहीं रहेगा, सब लिक्विड हो जाएगा। तो प्लेट में कुछ नया तो नहीं बना, लेकिन प्लेट का नुकसान हो रहा है। इसीलिए इस प्लेट के टक्कर वाले भाग को हम बोलते हैं विनाशकारी किनारा। अब समझ में आया, कुछ नया नहीं बन रहा है बल्कि एक प्लेट का नुकसान हो रहा है। विनाशकारी का मतलब इंसानों के विनाश से नहीं है। प्लेट टकराएगा तब भी इंसान का विनाश होगा, प्लेट दूर जाएगा तब भी इंसान का विनाश होगा। टकराएगा तो भयानक भूकंप आएगा, दूर जाएगा तो ज्वालामुखी फटेगा। इंसानों का विनाश तो तीनों स्थिति में होना है। प्लेट का विनाश होता है, इसीलिए टकराने को, प्लेट के टकराने को क्या बोलते हैं, विनाशकारी किनारा। ये समझ में आ रहा है। अब प्लेट जहां पर आकर पिघलने लगता है, भारी प्लेट, उस जगह का खोज एक बहुत बड़े विद्वान ने किया था जिनका नाम था ह्यूगो बेनियोफ। ह्यूगो बेनियोफ, ऑफ माने प्रीपोजिशन मत समझ लीजिएगा। और इस जोन का नाम इसीलिए पड़ा बेनियोफ जोन। क्या नाम पड़ा, बेनियोफ जोन। बेनियोफ, तो कई लोग कहते हैं बेनी माने होगा कोई विद्वान, बेनी का जोन, ऑफ माने कहा नहीं, वो आदमी के नामे था बेनियोफ, ह्यूगो बेनियोफ उसका नामे था। तो बेनियोफ जोन, बेनी ऑफ जोन, ये आदमी है जिसने इस जोन के बारे में बताया था, इसलिए नाम पड़ गया बेनी ऑफ जोन। अब सुनिए, पहले से यहाँ पिघला हुआ लावा था बच्चों, इसके जाने के बाद और पिघल गया। तो यहाँ पर जब कोई लिक्विड में कोई बाहरी से डालिए कोई खंभा या कोई चीज, तो बाहर पानी निकलेगा ना जी। तो ऐसे ही यहाँ से लिक्विड बाहर निकलने की क्या करती है, कोशिश, और ये कोशिश में नाकाम होती है तो इसके फोल्ड में आके लावा घुस जाती है। ये जो ऊपर का प्लेट मुड़ा, यही हो गया क्या, फोल्ड माउंटेन। क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन। और नीचे का लावा इसके फोल्ड में आके घुस जाती है। समझ में आ रहा है बात। तो फोल्ड माउंटेन में कहां से लावा आया, ये बात समझ में आया। और सुनिए, कहीं कहीं इन दोनों प्लेट जो टकराए हैं, इन दोनों प्लेट के बीच कहीं कहीं ज्यादा गैप छूट जाता है, तो वहां कभी कभी लावा बाहर भी निकलता है। हिमालय में ऐसी घटना देखी नहीं गई है कि लावा बाहर निकल जाए। यह घटना रॉकी और एंडीज पर्वत में देखा गया है। एंडीज पर्वत में आप जाएंगे तो कोटोपैक्सी, चिम्बे राजो, कई ऐसे ज्वालामुखी फोल्ड माउंटेन में जो बाहर निकलते हैं। कोटोपैक्सी, चिम्बे राजो, एकांका गुआ, ये सब ज्वालामुखी की चोटी एंडीज पर्वत में है। तो जहां पर इन दोनों प्लेट में ज्यादा गैप रह जाता है, लावा बाहर भी निकल जाती है। लेकिन हिमालय में इतना गैप नहीं है, तो ये लावा उसके फोल्ड में आके फंस जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक इसकी व्याख्या कर दिया कि भैया फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है और उसमें लावा के चट्टान, ग्रेनाइट, नीस, बैसाल्ट टाइप के चट्टान आए कहां से। क्लियर, एकदम क्लियर हुआ ना। बाकी जब चट्टान हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि बैसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट, रवादार क्या होता है, बेरवादार क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक क्या होता है ना, एक्सोजेनस, इंडोजेनस, सब फोर्स, ये बताएंगे हम, एक अलग चैप्टर है भाई। अग्नेय चट्टान फिर कितने प्रकार का होता है, एसिडिक, बेसिक, सब बताएंगे। रवादार, बेरवादार, 3 तरीके से बांटेंगे हम लावा के चट्टान को। लेकिन चट्टान वाले चैप्टर में अभी इसको यहीं रहने देते हैं। क्लियर है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ कि किसका प्लेट है भैया? बोलो भाई, भारी प्लेट किसका हो सकता है? महासागर का। आई किसका है भाई? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का प्लेट है जो हल्की है। अभी बताइए, थोड़ा सा रुक जाइए, कलम तो खूब चलता है जी, कौन ऐसा चीज है कि छूट जाएगा? हम नहीं भागेंगे, पिछला फोटो भी निकाल देंगे कहिएगा तो। आप 6:30 तक रुक के बढ़िया से उतार के जाइएगा, इसमें दिक्कत क्या है? अब सुनिए, हाँ बोलो। कम पे नहीं जाएगा तो कुछ कम पे जाएगा तो जहां लिक्विड नहीं बनेगा लिक्विड, प्लेट का विनाश ना होगा, बस इतना ही होगा, प्लेट का विनाश नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर जहां ज्यादा मिल जाएगा वहां तो प्लेट पिघल ही जाएगा भाई। लेकिन प्लेट पिघलता है कहां? जब प्लेट अंदर जाएगा तभी तो पिघलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब सुनिए, समुद्र का प्लेट अंदर जा रहा है। देखो भाई, समुद्र का प्लेट अंदर जा रहा है, तो बताइए जो समुद्र है इसमें सबसे गहरा भाग समुद्र का कहां होगा? हमारा हाथ देख के बोलो, यहां होगा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है, बताओ सबसे गहरा कहां होगा? ए पर। ए वाला पार्ट किनारे में है कि बीच में है? किनारे में। यानी महासागर का सबसे गहरा भाग जिसको गर्त कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं, वो कहां मिलेगा? इसकी भी व्याख्या कौन कर रहा है? प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट का टकराना। समझ में आया? आया समझ में? दुनिया में जितने भी ट्रेंच हैं समुद्र में, सब समुद्र के बीच में नहीं है, किनारे में है। इसकी व्याख्या कौन करता है? कैसे भाई? जब प्लेट किनारे टकराएगा किनारे ही में ना जी, तो किनारे ही में ना अंदर जाएगा तिरछाओं के अंदर, तो यहाँ क्या होगा? समुद्र का सबसे नैरो संकीर्ण पार्ट और सबसे डीपेस्ट पार्ट यही ना बनेगा जी। ट्रेंच भी बनता है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से। वो भी कौन सी एक्टिविटी? टकराने से कि दूर जाने से? बोलो, टकराने से। तो कहां बनेगा भाई गर्त? गर्त किसे कहेंगे? समुद्र का सबसे नैरो और सबसे गहरा भाग को गर्त। अभी तक महासागर में टोटल 57 गर्त का खोज हो चुका है। 57 ट्रेंच, देयर आर 57 ट्रेंच। टोटल कितने ट्रेंच है जी? 57। इतना का खोज हुआ है अभी तक। इन 57 ट्रेंच में प्रशांत महासागर में टोटल 32 ट्रेंच हैं, अटलांटिक महासागर में टोटल 19 ट्रेंच हैं, और हिंद महासागर में कुल 6 ट्रेंच हैं। अब हमारा जोड़ घटाव गलत है, हमारा गणित जोड़िए 57 हो गया, होगा तो आगे पीछे कर लेंगे। नहीं, जब आंसर टीचर मारने वाला गणित का होता था कि न बनेगा तो पिटाइयों करेंगे, बनाना भी पड़ेगा तुम्ही को। अब 2 आंसर आ रहा है मेरा, 4 है, तो अंतिम में +2 करके बराबर 4 कर दिए। अब वो मास्टर कहा कि +2 कहाँ से लाया? जब तक नहीं बताएगा मुर्गा बने रहो। कुर्सी बनाता था, मुर्गा नहीं, ऐसे बस बैठा देता था, एक कलम रख दिया, गिरा कलम तो पड़ेगा, और न तो बताओ जल्दी +2 कहाँ से आया। फ्रॉड करना कब छोड़ोगे? आगे चल के भी दुनिया को ठगोगे तुम। अभी से ईमानदार बनोगे तो इतना पीटेंगे। खूब मारता था, मौलवी साहब थे, खूब मारते थे। और वो मास्टर ऐसे थे, गांव के स्कूल था ना, तो किसी के यहाँ नींबू है, किसी के यहाँ आम है, जो लड़का नींबू आम वाला उसको नहीं पीटते थे। जो देखा कि नींबू वाला है, और दो पैकेट में 4-5 नींबू रखे हुए हैं, इधर आओ लाल बाबू तुम इधर आओ, नहीं बनाया होमवर्क तो अब ना सर, तो चलो तुम पढ़ाई करो, मेहनत नहीं करता है, और नींबू नहीं पहुंचा रहा है तुम। और आम का सीजन आ गया जहाँ अचार के लिए आम अभी तक पहुंचा नहीं है। हम कुछ देते नहीं थे तो हम पिटाते थे खूब जम के। और रोल नंबर 1 उसी सबका रहता था, पढ़ता नहीं था वो सब, फिर भी रोल नंबर 1। हम घर में डांट सुनते थे कि तुम इतना पढ़ता है और दिन भर वो गिल्ली डंडा खेलता है, बैट बॉल खेलता है तुम, और तब भी फर्स्ट 1 रोल नंबर है, तुम क्या करता है कि तुम्हारा रोल नंबर 5 और 7 आ जाता है। हम भी टेंशन में रहते भाई क्या, हम फिर अंत में खिसियाए एक दिन, बोले कि उस लोग पहुंचाता है मौलवी साहब, वही प्रिंसिपल है, 1 रोल नंबर सबको दे देते हैं। चलिए हो गया ना 32, 19 और 6। अब सुनिए, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है, अब देखो साथ साथ थोड़ा फैक्टो लिखवा देते हैं ना, तो तुम लोग को खाली कंसेप्ट करते हैं, और जो रटने वाला चीजें लिखवाते नहीं है, क्योंकि हम लोग को दरोगो देना है, खाली बीपीएससी में डीएमए डीएसपी नहीं बनना है। दरोगा 3000 और वो भी टारगेट में हम लोगों का है। कुछ लोग कहीं बैठे हैं जो खुल के बोलते नहीं है, बीपीएससी का बैच है ना, बोलेंगे तो फिर समझ रहे बात, इज्जत वाला बात है, लेकिन अंदर अंदर टारगेट है कि भर देना है दरोगा ही, कम से कम दरोगा ले लेना है।
तो मेरियाना ट्रेंच, चलो दरोगा वालों, मेरियाना गर्त या इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? चैलेंजर गर्त। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। चैलेंजर क्यों नाम पड़ा पता है? मेरियाना यहाँ छोटा सा आइलैंड है फिलीपींस के पास, वहीं बना इसलिए मेरियाना ट्रेंच नाम पड़ा। और चैलेंजर इसलिए नाम पड़ा कि 1884 में एगो जहाज चला था समुद्र के खोज के लिए, समुद्र के अनुसंधान के लिए एक जहाज भेजा गया। पूरे भूगोल के इतिहास में उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा समुद्र में कुछ खोजा गया तो उसी जहाज से, उसका नाम है चैलेंजर जहाज। उस अभियान का नाम था चैलेंजर अभियान। अभी सुने होंगे रूस ने भेजा था मोज़ैक अभियान, ऑपरेशन मोज़ैक। उसी तरह से चैलेंजर अभियान भेजा गया था 1884 में। समझ आ रहा है बात ना? अब भारत सरकार भी ओशन फेज 3 का ये किया है, अनावरण किया है, फिर से ओशन में खोज कार्य कर रहा है। तो चलता रहता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा चैलेंजर अभियान को प्राप्त है भूगोल में, वो प्रतिष्ठा किसी अभियान को प्राप्त नहीं है। समझ में आ रहा है? चैलेंजर ठीक है, इधर आओ। तो मेरियाना ट्रेंच चैलेंजर से इसकी गहराई है 11,033 मीटर, यानी 5269 फैदम। 5269 फैदम में, समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। ये फैदम, समुद्र की गहराई किस में मापते हैं? मीटरों में मापेंगे तो कोई आपको जान नहीं मार देगा, लेकिन फैदम इसका बेहतरीन। जैसे ने एंगस्ट्रम जो है, जैसे वेवलेंथ को मापने का है मीटर में ही मापिए, सेंटीमीटर में मापिए, लेकिन एंगस्ट्रम उसका बेस्ट है, मतलब यूनिट है उसका, ऐसा यूनिट कह सकते हैं आप। तो फैदम में आते हैं समुद्र की गहराई। और समुद्र में एक समान गहराई, इधर देखो ना, पड़ोसी को देख रहे हो, समुद्र में एक समान गहराई को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको आइसोबाथ कहते हैं। ये सभी याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। आइसोबाथ, आइसो हाइट, एक समान वर्षा वाली रेखा को मिलाते हैं तो आइसो हाइट, नहीं सेंटीमीटर में वर्षा मापते तो हाइट, और नहाते हैं पानी में कूद के तो समान गहराई को मिलाने वाला को आइसोबाथ, याद रहेगा ना। तो भैया इतना मीटर गहराई है इसका। और ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा अगर पूछे भी तब यही आंसर, और पूरे दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट पूछे तब भी आंसर यही होगा, मेरियाना ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा गर्त पोर्टो रिको या पुर्टो रिको, पुर्टो रिको गर्त, इसकी गहराई आप सर्च करते रहिएगा। और हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, हिंद महासागर सबसे गहरा सुंडा गर्त। अभी तक कितने गर्त खोजे गए हैं? 57। प्रशांत में कितना? 32। बोलना भी है, मैंने हम ही ज्यादा खा के आए हैं क्या? 32। और हिंद महासागर में 6, और अटलांटिक महासागर में 19। अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त फिर पुर्टो रिको, हिंद महासागर का गहरा गर्त सुंडा, और प्रशांत का सबसे गहरा मेरियाना या चैलेंजर। चैलेंजर अभियान कब चला? 1884। याद रहेगा ना? चलिए, तो गर्त कैसे बनता है इसकी भी व्याख्या कौन करता है? प्लेट का टकराना, फोल्ड माउंटेन में लावा आ गया, कौन व्याख्या करता है? प्लेट का टकराना। लेकिन दो अलग अलग वजन के प्लेट टकराएंगे तब ना, दो अलग अलग वजन के प्लेट टकराएंगे तब। लेकिन दोनों बराबरे वजन के टकराएंगे तो दोनों का माथा फूटेगा। अगर माथा फूटना है तो दोनों का फूटेगा। हो गया ना? सब उतर गया ना? उतारो, नींद आ रहा है। एकदम जानते हैं आप लोग को जो भूगोल हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम सरल भाषा में, एकदम उसका जो नहीं होता जिसको एकदम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम जितना टुकड़ा हो सकता है सरलतम टुकड़ा उतना में तोड़ के ले आए हैं। नहीं हो गया ना सबका? चलिए तो यहाँ आइए, बाद में पढ़ाइएगा। इधर आइए। अब देखिए दो समान वजन का प्लेट, इधर देखो भाई मुरारी, दो समान वजन का प्लेट टकराए तो प्लेट सीमा का अंत हो जाता है। प्लेट सीमा का क्या हो जाता है? समापन। प्लेट सीमा का समापन हो जाता है इस तरीके से। और प्लेट बीच में या तो कई सारे फोल्ड इसमें जनरेट हो जाते हैं
कई सारे फोल्ड इसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। बीच में भी टक्कर लगा तो बीच से क्या हो जाता है, जहाँ तहाँ कई प्रकार के फोल्ड बन जाते हैं। आपको पता है हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है बच्चों, अच्छा महासागर और महाद्वीप के प्लेट टकराएंगे तो किसका व्याख्या होगा, गर्त कैसे बना, कैसे आया उसके अंदर लावा, ये सब व्याख्या होगा ना जी। और जब दो समान वजन यानी या तो महासागर का प्लेट से टकरा जाए या तो महाद्वीप का प्लेट से टकरा जाए, ऐसे में बीच में कई सारे मोड़ पड़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि हिमालय जो निर्माण हुआ है वहाँ कोई सागर का प्लेट नहीं टकराया है, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो महाद्वीप का है और ऊपर से यूरेशिया प्लेट जब टकराए तो बीच में क्या हो गया, कई फोल्ड बन गया। तभी ना यहाँ कई सारा पहाड़ है। ऊपर में जाइएगा तो तियेन, सियेन, खिंगन, कुनलुन, काराकोरम, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, कई सारे पर्वतों का निर्माण हो गया है। तो दो महाद्वीप, वहाँ पूछा जाए एग्जाम्पल कि महाद्वीप का महाद्वीप प्लेट से टकराने का उदाहरण बताओ तो क्या बोलोगे, हिमालय पर्वत है ना, यूरेशिया प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टकरा गया। फिर पूछा जाए कि महासागर और महाद्वीप के प्लेट के टकराने का एग्जाम्पल बताओ तो अमेरिका प्रशांत महासागर के प्लेट से टकराती है। और महासागर के प्लेट से टक्कर बताओ तो जो जापान के पास जितने भी छोटे छोटे माउंटेन मिलते हैं वो क्या होता है, महासागर के प्लेट से टकराया है। लेकिन एक बात समझिए, वहाँ प्लेट टकराते भी हैं और प्लेट दूर भी जाते हैं। थोड़ा सा एक मैप और बनाएं, प्लस करें भाई कि बनाना है। तो देखो मेरे भाई, ये देखिए सऊदी अरब है, ये हमारा भारत है, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वाला हिस्सा है, ये चाइना है, और यहाँ पर कौन सा है भैया, जापान। इधर आइएगा तो नॉर्थ अमेरिका है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका है जो भी ऐसे, और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर मैंने बनाया। अभी क्या बताया हूँ आप लोगों को कि प्रशांत महासागर का प्लेट किससे टकराती है, अमेरिकन प्लेट से। महासागर का प्लेट महाद्वीप के प्लेट से टकरा रही है तो भारी कौन है, महासागर, तो ये अंदर जाएगी और क्या होगा, ये जो अमेरिका वाला प्लेट है प्रशांत महासागर के प्लेट पे क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी, जिससे इस प्लेट में किनारे किनारे क्या पड़ जाएगा, मोड़, और यहाँ पर रॉकी पर्वत बन जाएगा। कौन सा पर्वत, रॉकी। और यहाँ पर कौन बन जाएगा, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी 7000 किलोमीटर की लंबाई है। क्लियर है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। कैसे बना, प्रशांत पैसिफिक ओशियन प्लेट के टकराने से दोनों बना है, पैसिफिक ओशियन प्लेट। अभी बताइए कि एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, अगर इस प्लेट से हम टकराएंगे, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराने गया तो एक तरफ से दूर भी तो गया, यानी एक ही समय दोनों एक्टिविटी चलते रहता है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो दूसरे तरफ उस प्लेट से दूर भी जाती है, तो यहाँ से दूर जाएगी तो लगातार बीच में गैप मिलेगा। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव लेयर। अभी बोले थे ना जी, रचनात्मक किनारा इसको बोलते हैं। काहे, क्योंकि प्लेट का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि और अंदर से निकलकर कुछ नया निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव लेयर बच्चों। और यहाँ लगातार एक द्वीप है, सखालीन द्वीप, सखालीन जापान के ऊपर में है, वो जापान के ऊपर में सखालीन द्वीप है। वहाँ से लेकर इंडोनेशिया तक, वहाँ से लेकर इंडोनेशिया तक आइएगा तो लगातार आपको ज्वालामुखी मिलेगा समुद्र के पानी के अंदर। इसीलिए अच्छा, प्रशांत महासागर का ये कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, और ये पश्चिमी हिस्सा है ना जी। अब पढ़ाए थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो बताए थे कि क्या है भैया, प्रशांत महासागर को पूरब है, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम बोला था। तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, जापान साइड वाला, सखालीन द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक लगातार ज्वालामुखी क्यों फटता है, समझ में आया अब, क्योंकि प्रशांत महासागर का प्लेट से टकराने गई तो इधर वाले यूरेशिया प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, जिससे लगातार ज्वालामुखी फट रहा है। इसीलिए पूरे इलाका को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ
फायर, अगर भूल भी जाए तो काम हो जाएगा ना। इसको अग्नि मेखला, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला कहा जाता है बच्चों। याद हो गया? हम चाहते हैं यही याद हो जाए। इस सब में भूकंप आएगा, टकराएगा 2 प्लेट तब भी भूकंप आना है, और दूर जाएगा 2 प्लेट तब भी भूकंप आना है। इंसानों का नुकसान तो हर स्थिति में होना है। नेपाल में आया भूकंप तो प्लेट के टकराने से आया। अगर मान लो नेपाल में प्लेट टकराए नहीं, दूर चल जाए तो नेपाल पाताल लोक में। नेपाल प्लेट के किनारा पे है, यूरेशिया प्लेट में भी है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में भी है, एकदम बीच में है। इधर से यूरेशिया प्लेट, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यहाँ पर नेपाल है बीच में। ये प्लेट टकराने के बजाय क्या होने लगे, दूर जाए। तो जो 3 हिस्सा पर कब्जा की बात कर रहे हैं, नहीं बोलते कि भैया काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपू लेख हमारा है। लिपू लेख दर्रा, लिम्पिया धुरा उत्तराखंड का, लिपिया धुरा, लिपू लेख और काला पानी उत्तराखंड में है। वो बोलते हैं इंडिया में नहीं, हमारा है। अपना नक्शा में दिखा दिया। इतना बड़ा भारत देश है, इतना ताकतवर, जिसके पैसा पर पलता जीता है नेपाल, और वो क्या बोला कि हमारा नक्शा में है। इंडिया ज़्यादा बोलेगा तो नक्शा से नाम मिटा देंगे इंडिया का। हाँ, तो गलत बात है ना ऐसे बोलना। वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हम ज़्यादा ऐठेंगे तो चीन के साथ बैठ जाएगा जाके। ऐसा है कि क्या कहें, उसका नाम क्या दे समझ नहीं आ रहा मुझे। मजबूरी में हम लोग खर्चा कर रहे हैं उस पर। भूटान हमारा अपना है नहीं जी, हो गया जी। और जब प्लेट रगड़ करेगा तो खाली भूकंप आएगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसमें कुछ नुकसान भी नहीं होता और ना कुछ बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव लेयर, संरक्षी किनारा। समझ में आ गया तीनों जी? हैरी हेस के सिद्धांत समझ में आया? अब थोड़ा सा और समझा देते हैं तब छुट्टी देंगे। बन गया ना? नहीं सर, इतना बड़ा मैप नहीं बनाइए ना, बस कर रहे हैं। गेट खुलता है तो लगता है भैया कि निमंत्रण आ रहा है, लगता है बाहर से। हो गया। कच्चे फैकल्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा ईगर रहता है और ज़्यादा पढ़ाने के लिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कच्चे स्टूडेंट का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो और ज़्यादा एथी रहता है। हाँ, सही बात बोले सर, आप काम की बात बोले। ठीक है जी, समझ गए? क्लियर है? तो दुनिया में जितने भी वोल्केनो हैं उसमें सब अगर देखा जाए तो 90% से ऊपर वोल्केनो कहाँ है, महासागर के अंदर। क्लियर है? जमीन पे आपको बहुत कम वोल्केनो दिखाई देगा। अब ज्वालामुखी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सारा। ठीक है? तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक आज हमारा समाप्त हुआ। कल हम या तो वोल्केनो पढ़ाएंगे आपको, नहीं तो टोपोग्राफी लेकर आएंगे। टोपोग्राफी मतलब रिवर टोपोग्राफी, ग्लेशियल टोपोग्राफी। हाँ, पहले देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है? आपकी जो इच्छा होगी वही होगा, काहे चिंता करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।